हेलो एंड वेलकम बैक टू हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज पार्ट 15। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज के पार्ट 15 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज के जो पार्ट 14 है, 15 है और 16 है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो पटवारी एग्ज़ाम हुआ था, चाहे वो 2016 में हो और उसके बाद 2019 में, उनमें जो हिमाचल प्रदेश के कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों में, उनकी डिटेल एनालिसिस कर रहे थे। तो सबसे पहले पार्ट 14 को एक बार रिकैप करते हुए चलेंगे। तो मूव करते हैं पार्ट 14 की तरफ। हिमाचल प्रदेश जीके का जो पार्ट 14 था, उसमें हमने डिस्कस किया था, बेसिकली इसके अंदर हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश पटवारी 2016 और हिमाचल प्रदेश पटवारी 2019। उसमें से जो जीके के 25 क्वेश्चन होते थे दोनों ही में, तो 2016 में 10 क्वेश्चन रहे थे 25 में से हिमाचल प्रदेश जीके के, और 2019 में हिमाचल प्रदेश जीके के भी हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन बने थे हिमाचल प्रदेश जीके सेक्शन के पटवारी एग्जाम से। तो उनको डिस्कस कर रहे थे, कुछ पार्ट 14 में हमने डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी, और जो रिमेनिंग बचे हैं उनको पार्ट 15 में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 14 में हमने डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण कब हुआ। तो ये उसी समय हुआ था जब पंजाब जो स्टेट था उसका पुनर्गठन किया गया, 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया, तो उस समय के दौरान जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र थे उनका हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण कर दिया गया, और इसी स्थानांतरण के पश्चात हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो 55,673 वर्ग किलोमीटर हो चुका था, यानी कि हिमाचल पूर्ण हो चुका था। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, यहां से इंपॉर्टेंट थिंग कि 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश का एरिया हो चुका था 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो 9 डिस्ट्रिक्ट थे, तो इसी समय के दौरान जो हिमाचल प्रदेश था वो कंप्लीट हो चुका था। तो काफ़ी बार इससे जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा बिलासपुर जो एक गर्ज पार्ट सी स्टेट था, उसको 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मर्ज करके इसको 5th जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डिक्लेयर किया जाता है हिमाचल प्रदेश का। और महासू जिले की चीनी तहसील होती है, उसको 1 मई 1960 को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाता है और उसका नाम रखा जाता है किन्नौर। महासू की चीनी तहसील, बेसिकली चीनी किन्नौर का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट थे। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया भुंडा। भुंडा उत्सव ऊपरी हिमाचल में मनाया जाता है, लेकिन ये उत्सव काफी फेमस रूप से मनाया जाता है एक गांव में, उसका नाम है निरमंड गांव, कुल्लू में। बहुत ही लोकप्रिय यहाँ का, इसको हम पहाड़ी कुंभ भी कहते हैं। भगवान परशुराम जी के साथ ये संबंधित है और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इसको मनाया जाता है। इसके अलावा निरमंड गांव के 2 उत्सव काफी लोकप्रिय हैं, एक है भुंडा और एक है बूढ़ी दिवाली। बूढ़ी दिवाली, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि एक माउंटेन रेंज है जो तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से अलग करती है, या हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, वो है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज, ठीक। ये हिमाचल जास्कर रेंज में हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियां हैं। सबसे ऊंचा दर्रा भी इसी रेंज में लाई करता है, परांगला, ठीक है। और धौलाधार के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका प्राचीन नाम है मौलाक, 2 मात्राएं तो मौलाक में। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला, जिनको कि शिव की जटाएं बोला जाता है, इनको बोला जाता है प्राचीन काल में मैनक पर्वत, मैनक पर्वत। और पीर पंजाल जो है ये मेनली चंबा के अंदर कंसर्न है, तो इसके अपना बारे में हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था। फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 19वीं शताब्दी के पहले दशक में, यानी कि 1801 से लेकर 1810 के दौरान जो हिमाचल प्रदेश पर एक आक्रमण किया था गोरखा सेना ने।
तो उसका कमांडर कौन था? तो उसका कमांडर था अमर सिंह थापा। बेसिकली उसने 1803 ईस्वी में जो था वो कांगड़ा के जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू किया था, और तकरीबन 1815 तक, जब तक संगोली की संधि नहीं हुई थी, तब तक पहाड़ी क्षेत्रों पर इसका राज रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 1809, यानी कि एग्जैक्ट डेट है 20 जुलाई 1809, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो, ठीक है। 20 जुलाई 1809 को ज्वालामुखी संधि हुई थी, ठीक है। ये हुई थी संसार चंद और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में। उनके महाराजा संसार चंद ने ये उनको एक रणजीत सिंह को एक तरह का न्योता दिया था कि अगर आप अमर सिंह थापा को हराएंगे तो मैं आपको कांगड़ा किला और 66 गांव दूंगा। ये संधि हुई थी उनके बीच में, एक समझौता ज्वालामुखी स्थान में हुआ, इसलिए इसको ज्वालामुखी संधि के नाम से जाना जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना का नाम है शानन जल विद्युत परियोजना। शानन जल विद्युत परियोजना उहला नदी पर बनी है। ये 1932 में इसको जो है वो आम जनता के लिए समर्पित किया गया। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो जल विद्युत परियोजना है इसको सेंटर और स्टेट मिलकर चलाते हैं। 110 मेगावाट की है, लेकिन सेंटर और जो स्टेट इसको चलाता है उसका नाम है पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश की नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट इसको रन करती है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था झांझर। झांझर ये कहाँ का जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है? तो झांझर जो है वो बेसिकली फोक डांस ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा, ठीक है, चंबा, ऑप्शन ए। झांझर और झांकी, हांतर काफी ज्यादा लोक नृत्य हैं, जैसे कि डंडारस, आलोमाली, अंचली, डंगी और ढेपक जिसमें केवल महिलाएं नृत्य करती हैं, चुराही, सेन नृत्य काफी फेमस है, पांगी का, गुरेही, झांझर, फूल यात्रा नृत्य ये पांगी का, हांतर और झांकी ये काफी ज्यादा लोकप्रिय नृत्य हैं। झांकी बेसिकली चंबा का प्रसिद्ध लोक नाट्य भी है, तो नाट्य करते हुए नृत्य करते हैं, इसलिए इसको लोक नाट्य और लोक नृत्य दोनों ही कहा जा सकता है। लोकगीत हैं चंबा के फुलमू रांझू, लच्छी, कुंजू चंचलो, ठीक है, भुनको गद्दी, राजा गद्दण जो कि संसार चंद जी के साथ संबंधित है, सूही गीत जिसको हम सुकरात भी कहते हैं, कुंजरी मल्हार, नवाला, ये गद्दी समुदायों के जो लोग होते हैं उनका प्रसिद्ध एक लोकगीत भी है, लोक नृत्य भी है, संबंध रखता है भगवान शिव के साथ, ठीक है। तो रिमेंबर दीज थिंग। आज हम ये 7 क्वेश्चन जो थे वो 20 में से हम डिस्कस कर चुके थे पार्ट 14 में। आज हम पार्ट 15 की तरफ मूव करेंगे और 7 क्वेश्चन के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था ये 2016 का चला हुआ है अभी तक। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? राज्यसभा हिमाचल प्रदेश से जो हिमाचल प्रदेश के कितने व्यक्ति जो हैं वो राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं? तो 3, ठीक है, 3। हिमाचल प्रदेश से बेसिकली कितने सांसद जाते हैं? 7, ठीक है, 7 सांसद सदस्य जाते हैं। उसमें से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP जो होते हैं देखो उसमें से 4 जो हैं वो लोकसभा के लिए जाएंगे और 3 जाएंगे राज्यसभा के लिए। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 7। तो हमसे तो सिर्फ राज्यसभा के लिए पूछा था, तो ऑप्शन बी, ठीक। राज्यसभा जिसको कि संसद का उच्च सदन, अपर हाउस कहा जाता है, वर्तमान में इसकी सीटें, कुल सीटें हैं 245 और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 250 से ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 245 है। तो पहली बार जब 1952 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे तभी से हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर है वो प्रदान किया गया। और 1952 में हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने वाले प्रथम व्यक्ति थे चिरंजी लाल वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन व्यक्ति थे जिन्होंने राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया? तो चिरंजी लाल वर्मा। कब? 1952 से 1958 इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ये संबंधित थे। तो चिरंजी लाल वर्मा फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने
राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात यहां से आपको और चीज नोट करने को मिलेगी। देखो, ये पूछा जाता है कि राज्यसभा के जो एक व्यक्ति होता है, उसका एक सदस्य होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है। तो आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए। 52 में गया, 58 में आया, तो कितना, 6 ईयर। ठीक। उसके बाद आनंद शर्मा। देखो, पहले गए चिरंजी लाल वर्मा, उसके बाद जाते हैं आनंद चंद। बेसिकली बिलासपुर जो हमारा एक रियासत थी, उसके ये राजा रहा करते थे आनंद चंद। तो ये राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम निर्दलीय जो सदस्य थे। निर्दलीय, अगर हमें पूछा कि प्रथम निर्दलीय सदस्य कौन से थे, तो आनंद चंद। ठीक है, 1958 से 64 तक इन्होंने हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा में रिप्रेजेंट किया। इनफैक्ट मैं ये एक और बात एडिशनल यहाँ पर जोड़ता चलूं कि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, उनमें हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। और ये एक निर्दलीय सदस्य के रूप में किया था इन्होंने। ठीक है, तो देखो, एक हो गया चिरंजी लाल वर्मा जो पहले आए, उसके बाद बनते हैं आनंद चंद जो है वो एक निर्दलीय सदस्य थे, बिना किसी दल के थे, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही इन्होंने हिमाचल प्रदेश का जो था वो प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद बारी आती है लीला देवी महाजन। देखो, लीला देवी महाजन ये हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। 1956 से 62 के दौरान इन्होंने हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया। लीला देवी महाजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट लेडी, फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो रिमेंबर दीज थिंग। लीला देवी महाजन। अगर पुरुष पूछा तो चिरंजी लाल वर्मा, प्रथम निर्दलीय पूछा तो आनंद चंद, और अगर प्रथम महिला पूछी राज्यसभा सदस्य तो वो लीला देवी महाजन। ठीक। उसके बाद एक फैक्ट और, रोशन लाल, ये लगातार 3 बार जो है इन्होंने राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। लगातार कंटिन्यूसली 3 बार इन्होंने हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंट किया। 1970 से 76, 76 से 82 और 82 से 88, तकरीबन लगातार 18 साल इन्होंने जो है वो हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा में ये रिप्रेजेंट करते रहे। तो वो व्यक्ति थे रोशन लाल, और ये सर्वाधिक अवधि है। तो हिमाचल प्रदेश के कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा में रिप्रेजेंट किया, तो वो है रोशन लाल। ठीक है। और चंद्रेश कुमारी, ये प्रथम महिला थी हिमाचल प्रदेश की जिसने हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो देखो, पहले राज्यसभा सदस्य थे हिमाचल प्रदेश से चिरंजी लाल वर्मा, प्रथम निर्दलीय थे तो आनंद चंद, या फिर प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया तो आनंद चंद, प्रथम महिला तो लीला देवी महाजन, सबसे सर्वाधिक अवधि तो रोशन लाल, और अगर प्रथम महिला जिसने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया तो चंद्रेश कुमारी। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं ये, किसी ना किसी वे से जो है वो उच्च सदन, जो संसद का उच्च सदन है, उनसे जुड़े हुए हैं और हिमाचल प्रदेश से ये संबंध रखते हैं। तो देखो, वर्तमान सिनेरियो को भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। वर्तमान में हमारे जो 3 राज्यसभा के सदस्य हैं, 2 बीजेपी के हैं और 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। तो रिसेंटली विप्लव जो कुमार थे उनको रिप्लेस किया है इंदु गोस्वामी। ये रिसेंटली चुनाव हुए थे। इंदु गोस्वामी जो है वो राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी, बीजेपी से बिलोंग करते हैं ये 2020 में सिलेक्ट हुई हैं और 2026 तक हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेगी। इन्होंने रिसेंटली रिप्लेस किया है विप्लव कुमार, ये कांग्रेस के थे, इनको रिप्लेस करके अभी इंदु गोस्वामी ने इनकी जगह ले ली है। उससे पहले जगत प्रकाश नड्डा, ये बिलासपुर से हैं। जगत प्रकाश नड्डा ये जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ये 2018 से 2024 तक जो है वो राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। और थर्ड है आनंद शर्मा,
ये 2016 में गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, और 2020 तक जो हैं वो सॉरी यहाँ पर 20 नहीं होगा, 2022 होगा। 2022 तक हिमाचल प्रदेश का इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रतिनिधित्व जो है वो करते रहेंगे। तो ये रही हमारे जो प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के मेंबर हैं। इंदु गोस्वामी पालमपुर से हैं, ये इंदु गोस्वामी। जगत प्रकाश नड्डा 18 से 24, और आनंद शर्मा शिमला से हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये 2 बीजेपी के, ठीक है, 16 से 22 तक, ठीक, 18 से 24 तक, और इंदु गोस्वामी 20 से 26 तक हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में है, ये रिप्रेजेंट करेंगे हिमाचल प्रदेश को। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि आनंद शर्मा के बारे में तो पूछा जा चुका है, तो इनके बारे में भी पूछा जाएगा, क्योंकि इंदु गोस्वामी तो रिसेंटली नियुक्त हुई हैं, इनको नए प्रभार मिले हैं, तो क्वेश्चन किसी भी वे में बन सकता है, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कि इन्होंने पूछा कि हिमाचल प्रदेश की संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। संसद में हिमाचल प्रदेश से संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 7, 4 लोकसभा के लिए और 3 राज्यसभा के लिए। तो कुल कितने संसद सदस्य होते हैं। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। कुल विधानसभा की सीटें हैं 18, तो 18 को 68 को 17 सीटों में इसके 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं, और 17 सीटों पर चुनाव करके ये जाते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। श्री आनंद शर्मा, मैंने आपको कहा था इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आनंद शर्मा ये किस सदन के सदस्य हैं, तो आनंद शर्मा मैंने आपको अभी बताया, आनंद शर्मा है राज्यसभा के मेंबर, राज्यसभा के। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2016 से 22 तक ये हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते रहेंगे। राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो लीला देवी महाजन। लीला देवी महाजन 56 से 62 तक इन्होंने हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंट किया। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगेन मैं एक बार फिर कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमेंबर रखने की जरूरत है इसको। चिरंजी लाल वर्मा, चिरंजी लाल वर्मा है ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन नंबर 8 की एनालिसिस। मूव करेंगे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह हुआ, इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया, इसका मेन लीडर कौन था, ठीक है। ऑप्शन थे सदाराम चंदेल, सीताराम शर्मा, भागमल सोठा या पंडित पद्मदेव। तो 18 फरवरी 1948 को जो सुकेत सत्याग्रह हुआ उसके मेन लीडर थे पंडित पद्मदेव, पंडित पद्मदेव। ये सुकेत सत्याग्रह था क्या, मैं आपको डिटेल्स इसकी एक स्टोरी सुनाऊंगा, देखो ध्यान से सुनिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, हम सभी को पता है। तो लेकिन उस टाइम एक प्रॉब्लम थी कि जो रियासतें थी काफी ज्यादा, अब जो भारत था वो रियासतों में बंटा हुआ था, राजाओं के अधीन जो थी वो रियासतें थी, तो उनको एकीकृत करना एक काफी मुश्किल भरा काम था, ठीक है। कुछ जो है वो स्वयं से भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई, पर कुछ जो है वो अपनी हुकूमत को एज इट इज बनाए रखना चाहती थी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में जो में भी कुछ रियासतें ऐसी थी जो कि भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, ठीक है। तो उन्हीं में से एक थी सुकेत। सुकेत ये भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए रेडी नहीं थी। उस समय सुकेत के राजा थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ये अंतिम राजा हुए हैं सुकेत रियासत के, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उस समय के दौरान काफी ज्यादा जो प्रजामंडल थे या जो ग्रुप थे वो एक्टिव हुआ करते थे, ठीक है। जो राजा थे वो प्रजा पर अपनी हुकूमत कायम रखते थे, काफी ज्यादा उन पर अत्याचार करते थे, भ्रष्टाचारी उनका शासन रहा था, तो लोग उनसे काफी ज्यादा तंग हो चुके थे, ठीक है। तो वहां के जो प्रजामंडल थे, प्रजामंडल जो एक पहाड़ी प्रजामंडल था, हिमालयन रियासती प्रजामंडल, उनकी एक बैठक हुई 8 फरवरी 1948 को। वो क्या करते हैं, एक बैठक करते हैं, कहां पर, सुन्नी में। सुन्नी जगह है आपकी शिमला में, ठीक है।
यहाँ पर एक बैठक करते हैं और निर्णय लेते हैं कि रियासतों को विलय को लेकर वो क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। कि जो पहाड़ी रियासतें हैं जो भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं हो रही है, उनके विलय को लेकर हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, सत्याग्रह। और वो उन्होंने ये फैसला लिया कि इसकी जो शुरुआत है वो कहां से करेंगे, सुकेत रियासत से। सुकेत, तो इसका एक मतलब होता है, साफ आता है कि सुकेत सत्याग्रह क्या था कि जो रियासतों को जो पहाड़ी रियासतें थी उनको भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसी दृष्टि से ये देखो 8 फरवरी को उन्होंने फैसला लिया और 16 फरवरी 1948 को क्या करते हैं कि वो जो सुकेत के राजा होते हैं लक्ष्मण सेन, उनको एक फरमान जारी करते हैं। एक फरमान जारी करते हैं कि 48 घंटे के भीतर वो जो उन्होंने राज सत्ता हासिल की हुई है उनको जनता को सौंप दे। ठीक, 48 घंटे का उनको मोहलत देते हैं। लेकिन राजा जो लक्ष्मण सेन है वो इसका कोई जवाब नहीं देते। ठीक है, फिर क्या होता है, 18 फरवरी 1948 के दिन पंडित पद्मदेव की अध्यक्षता में जो सत्याग्रही होते हैं, तकरीबन 1000 के करीब जो सत्याग्रही होते हैं या जो आंदोलनकर्ता होते हैं, वो धीरे धीरे बाया दत्तापानी मार्ग से होते हुए सुकेत की ओर रवाना होते हैं, बाया दत्तापानी मार्ग से। ठीक है, और ये उनका जो अहिंसात्मक आंदोलन होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी तरह की हिंसा नहीं करते हैं, वो राजा पर दबाव बनाने के लिए कहां के लिए रवाना हो जाते हैं, सुकेत, बाया दत्तापानी मार्ग से। फिर 23 फरवरी तक वो सुकेत रियासत के 3/4 क्षेत्र पर जो है वो कब्जा कर लेते हैं, 3/4। ठीक है, उस पर जो कब्जा उन्होंने कर लिया होता है। ठीक है, और अंततः जो राजा लक्ष्मण सेन होता है वो जो है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और भारत सरकार से मदद मांगने के लिए दिल्ली चला जाता है, दिल्ली। लेकिन भारत सरकार उनके सामने एक शर्त रखती है कि जब तक आप हमारे अंग नहीं बनेंगे हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जब तक आप हमारा पार्ट नहीं है तो इस मामले में हम तुम्हारी कोई मदद कर ही नहीं सकते। तो आखिरकार होता क्या है कि राजा जो लक्ष्मण सेन है उसको विलय के पत्र पर हस्ताक्षर जो है वो करने पड़ते हैं। जो भारतीय संघ में विलय के जो पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और इसका प्रभाव क्या हुआ, देखो इसका प्रभाव क्या हुआ। अब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो सुकेत जो एक पहाड़ी रियासत थी अब वो पार्ट बन गई थी किसका, भारतीय संघ का। तो सुकेत जो सत्याग्रह हुआ इसका प्रभाव क्या पड़ा कि इसने जो है जो अन्य रियासतें थी जो भारतीय संघ में विलय नहीं होनी चाहती थी उनमें एक डर जगाया, ये एक मिसाल पेश की कि वो भी भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाए, अदरवाइज काम खराब होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि चंबा थी, इसके बाद इसने सिरमौर और बिलासपुर इन पर काफी दबाव बना था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए, मतलब बिना किसी डर के। ठीक है, तो इसी दबाव के कारण तो देखो सुकेत सत्याग्रह जो था वो आपको एक हिस्टोरिकल फॉर्म में आपको काफी ज्यादा समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये कुछ नहीं था, प्रजामंडल के नेता रहा करते थे पंडित पद्मदेव, इनफैक्ट ये अध्यक्ष थे उस समय के दौरान, तो इन्होंने इस सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 18 फरवरी 1948, पंडित पद्मदेव। ठीक है, ये हिमालय जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसके जो ग्रुप था, मेन ग्रुप, उसके लीडर थे ये। ठीक है, तो इन्होंने नेतृत्व किया सुकेत रियासत को हिमाचल प्रदेश में या भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास को हम क्या बोलेंगे, सुकेत सत्याग्रह है। तो ये काफी एक पहली रियासत थी जिस पर दबाव डाल के उसको भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, और जो रिमेनिंग थी वो डर की वजह से ही उन पर भी काफी ज्यादा दबाव बना था भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे उनका नंबर भी आने वाला था। ठीक है, मूव करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि 18 फरवरी, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। 18 फरवरी 1948 को क्या हुआ,
सुकेत सत्याग्रह। मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि ये सत्याग्रह था क्या, ठीक है। के दौरान प्रजामंडल ने अपना मार्च किस स्थान के लिए शुरू किया था? देखो, पहले वो गए तत्तापानी, वाया तत्तापानी होकर वो गए थे सुकेत के लिए। तो 18 फरवरी के दिन उन्होंने जिस मार्ग का चयन किया था वो वाया तत्तापानी, ठीक है। हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दिसंबर 1939 को। हिमालयन रियासती जो एक मंडल था, काफी बड़ा मंडल था ये, इसके ही प्रमुख अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे पंडित पद्मदेव। और पंडित पद्मदेव को कविराज भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग, ये उनका उपनाम है, कविराज की उपाधि दी जाती है इनको। और ये बुशहर रियासत से संबंध रखते थे। बुशहर शिमला में एक रियासत थी और इन्होंने स्थापना की थी हिमालयन रियासती प्रजामंडल की, ठीक है। तो प्रजामंडल, थर्ड क्वेश्चन, कि प्रजामंडल सत्याग्रहियों ने 1948 में, एग्जैक्ट डेट है 18 फरवरी, सुकेत पहुंचने के लिए किस मार्ग का चयन किया? तो वो गए थे वाया तत्तापानी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वाया तत्तापानी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे एग्जाम में। सुकेत जो है वो मंडी जो बड़ी रियासत थी वहां से अलग हुई थी और एक अलग रियासत जो थी वो बनी थी। पहले इसकी राजधानी थी, इसके संस्थापक थे वीरसेन, ठीक है। और 765 ईस्वी में उन्होंने इस रियासत की जो है वो स्थापना की थी। इसकी राजधानी थी उस समय के दौरान पंगाणा, और बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया था बनेड़ बेसिकली सुंदरनगर का प्राचीन नाम है। और इसके अंतिम शासक के बारे में हमने डिस्कस किया, लक्ष्मण सेन। तो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन रहेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 10th था वो करंट अफेयर से रिलेटेड था। जो 2016 का जो पटवारी एग्जाम हुआ था वहां पर करंट अफेयर, स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो उसको हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उस समय के दौरान 2016 का करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये अपनी चीज नोट रखनी है। मूव करेंगे हम अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं 2019 का जो पटवारी एग्जाम हुआ, उसमें से जो हिमाचल प्रदेश जीके सेक्शन के 10 क्वेश्चन बने थे, अब ये 2019 के स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो 11th क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो 11th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि 1939 को धामी आंदोलन जो हुआ था उसके नेता कौन थे? तो ये क्वेश्चन तो मैं अपनी सीरीज में तकरीबन 4-5 बार डिस्कस कर चुका हूं। काफी इंटरेस्टिंग एक कहानी की फॉर्म में मैंने आपको समझाया था। तो देखो, भागमल सोठा, ठीक, इसके जो है वो मेन लीडर हुआ करते थे भागमल सोठा। देखो होता क्या है, मैं आपको इसको एक बार फिर रिकैप करवा देता हूं। धामी एक रियासत थी, पहाड़ी रियासत थी जो कि शिमला क्षेत्र से संबंधित थी, ठीक है। वहां का एक राजा हुआ करता था दलीप सिंह राणा, ठीक है। वो जो थे उसने वहां पर धामी रियासत में बेगार प्रथा लागू की। बेगार मतलब जहां पर आप काम करेंगे लेकिन आपको कोई पैसे, उसकी मजदूरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। और काफी ज्यादा उसने टैक्स वगैरह बढ़ा दिए इस रियासत में, ठीक है। तो वहां के लोगों ने क्या किया कि एक संगठन बनाना तैयार कर दिया और उसका नाम रखा धामी प्रेम प्रचारणी सभा। 1937 में ये बनी थी, 1937 ईस्वी में बना, ठीक है। इसको बना दिया। वो क्या करने लगे, देखो ये बनाई थी उन्होंने कि भाई पहले तो ये किस लिए बनाई, ताकि जो उनका बनाने का इसका मोटिव ये था कि भाई जो धामी रियासत के लोगों में जो है वो सामाजिक आर्थिक भेदभाव ना हो किसी तरीके से, या सामाजिक समानताएं बनी रही। तो इस उद्देश्य से बनाया गया था ये, ठीक है। उन्होंने बना दिया और धीरे धीरे क्या ये राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लग पड़ा, है ना। राजा के जो दलीप सिंह राणा के जो फैसले होते थे उन पर विरोध जाया लग पड़ा करने, ठीक है। उसके लिए वो आंदोलन करने लगे, ठीक है। राजा के सामने गुहार लगाने लगे कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर क्या होता है कि धामी प्रेम प्रचारणी सभा अब किसी बड़े संगठन के साथ जो है वो जुड़ना चाहती है ताकि उनकी जो शक्ति है वो थोड़ी सी बढ़े। तो वो जो है वो हिमालय रियासती प्रजामंडल था, उसके हिमालय रियासती प्रजामंडल जो था उसके साथ जो है वो संगठित हो जाते हैं, जिसके नेता एक सदस्य थे भागमल सोठा। वो उनकी काफी मदद करते हैं
और 16 जुलाई नहीं 13 जुलाई 1939 के दिन वो इस धामी प्रेम प्रचारिणी सभा का क्या कर देते हैं, इसको बदलकर बना देते हैं धामी रियासती प्रजामंडल संघ। उनका इसका जो है वो प्रेम प्रचारिणी सभा को कन्वर्ट कर देंगे वो धामी रियासती प्रजामंडल। ठीक है, फिर क्या होता है कि अब वो जो है वो 16 जुलाई को फिर क्या करते हैं, वो राजा से आग्रह करते हैं कि भाई आपने गलत कर रहे हैं और दलीप सिंह आप गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये जो फैसले आपने लिए हैं या किए हुए हैं ये जनता के खिलाफ हैं और आपको इनको वापस लेना होगा। तो राजा राणा नहीं मानते। फिर क्या होता है कि 16 जुलाई 1939 की रात को ये सभी राजा का विरोध करने के लिए उसके महल की तरफ रवाना होते हैं। तो उनका महल होता है हलोग, जो कि कैपिटल थी सुकीत की वहां पर। तो वहां पर वो कैनेडी चौक में पहुंचते हैं, काफी ज्यादा नारेबाजी लगाते हैं राणा के विरुद्ध। तो जब राणा बाहर निकलते हैं रात को तो वो काफी ज्यादा भीड़ को देखकर घबरा जाते हैं और अपने सिपाहियों को गोलियां चलाने का आदेश दे देते हैं, गोलियां चलाने। ठीक है, पहले तो था ये आंदोलन, फिर ये उग्र रूप ले लेता है क्योंकि गोलियां चल जाती हैं और उन गोलियों से 2 व्यक्ति मर जाते हैं। अगर ये 2 व्यक्ति मर जाते हैं तो ये बन गया अब गोली कांड, ये आंदोलन अब क्या हो गया, गोली कांड बन गया। और इसका नाम रख दिया गया क्योंकि धामी रियासत में हुआ था तो धामी गोली कांड। धामी गोली कांड कब हुआ, 16 जुलाई 1939 को ये वाला जो गोली कांड है वो हुआ। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश का पहला गोली कांड था। बाद में जब महात्मा गांधी को इस गोली कांड के बारे में पता चला तो उनको काफी दुख हुआ और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि वो इसकी जांच के लिए कमेटी बनाए। तो उन्होंने कमेटी बनाई भी और जिसके सदस्य रहे या सबसे जो मेंबर उन्होंने नियुक्त किए थे वो दुनीचंद, जो कि वकील थे, लाला दुनीचंद ये वकील थे, ये इसके हेड भी थे इस कमेटी के। फिर देव सुमन और श्याम लाल खन्ना ये जो है वो सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे दुनीचंद। ठीक है, तो ये था धामी गोली कांड। आई होप मैंने आपको प्रीवियस जो पार्ट है उनमें काफ़ी डिटेल्स इसके डिस्कस किया हुआ है, उनको देखिए पार्ट को। और उसमें मैंने डिटेल में नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो यहाँ तो मैंने शॉर्ट में लिया था, वहाँ पर काफ़ी डिटेल नोट्स फॉर्म में डिस्कस हैं। तो ये थी धामी गोली कांड की एनालिसिस। रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये उसकी एक इमेज, ये एक धामी गोली कांड क्योंकि रात के समय के दौरान हुआ था तो पिक्चर तो नहीं ली जा सकती थी, लेकिन फिर भी एक इसको एक्सप्रेस करने का एक काल्पनिक चित्र बनाया गया है। ठीक है, ये हलोग कैनेडी चौक है, हलोग में, वहां पर हुआ था, 2 लोग मरे थे। ठीक है, और ये है भागमल सोठा जी, मेन लीडर धामी गोली कांड। बाद में ये अरेस्ट होकर अंबाला चले गए थे, इनको अंबाला भेज दिया गया था। 16 जुलाई 1939 को उनके नेतृत्व में ये वाला गोलीकांड हुआ था। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का पहला गोलीकांड था ये। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं कि 13 जुलाई 1939 मैंने आपको डेट बताई को किसने धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो मैंने आपको बताया धामी प्रेम प्रचारिणी सभा जो थी उसको 13 जुलाई 1939 को कन्वर्ट कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, उसको नाम रख दिया गया धामी रियासती प्रजामंडल, और इसका नामकरण चेंज किया भागमल सोठा ने। ठीक है, सोलह जुलाई 1939 को किस प्रजामंडल के नेता ने धामी की ओर कूच किया, कूच का नेतृत्व किया और अंततः गोली चली जिसमें 2 लोग मारे गए। तो इसका नेतृत्व किया था धामी प्रजामंडल के जो नेता रहे हैं भागमल सोठा, इसका नेतृत्व पूछा भागमल सोठा। ठीक है, ये धामी प्रजामंडल जो था वो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा को 13 जुलाई 1939 में कन्वर्ट करके इसका जो नामकरण भागमल सोठा के द्वारा किया गया था प्रेम प्रचारिणी सभा। प्रेम प्रचारिणी सभा धामी के सदस्य को धामी रियासती प्रजामंडल में कब तब्दील किया गया, तो 13 जुलाई 1939, 13 जुलाई 1939। ठीक है,
13 जुलाई 1939 को जो भागमल सोठा जी के द्वारा इसको कन्वर्ट करके धामी रियासती प्रजामंडल बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जुलाई 1939 धामी गोली कांड के बाद धामी रियासती प्रजामंडल जो काफी बिखर चुका था उसको किसने संगठित किया? तो पंडित सीताराम इन्होंने इसको संगठित किया था। ये क्वेश्चन जो धामी गोली कांड से संबंधित हैं और पीछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो ये ऑप्शन थे 15 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1966, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1971। तो देखो 25 जनवरी 1971 के दिन क्या होता है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। ठीक है, 18वां राज्य बनता है ये भारत का। और ये घोषणा करती हैं उस समय की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, रिज मैदान पर ये घोषणा करती हैं और उसी दिन से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो डेट है नहीं, लेकिन इसके साथ जाएंगे तो बेटर था, लेकिन इसका जो मार्क्स है वो ऑल को मिलेगा क्योंकि 25 जनवरी 1971 के दिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था। देखो जब 25 जनवरी 1971 के दिन इसने अपनी कार्य प्रणाली को शुरू किया तो उस बिल्डिंग का नाम था रीवंसवुड। ठीक है, और आज यहाँ पर जो है ये बेसिकली द ओल्ड हाई कोर्ट जो बिल्डिंग थी उसका नाम है रीवंसवुड। ठीक है, और आज न्यू बनी हुई है तो कुछ ये आज न्यू बिल्डिंग, द न्यू हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो वाली। ठीक है, ये आज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट रन होता है। और मैं आपको बता दूं ये है बेसिकली, मैं आपको यहाँ कंपैरिजन, देखो ये है न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये है न्यू बिल्डिंग, और जहां पर 25 जनवरी 1971 में इसने कार्य करना शुरू किया था उसका नाम है रीवंसवुड। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है रीवंसवुड, बाद में इसी जगह पर जो है वो न्यू कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखने हैं कि पहले मुख्य न्यायाधीश ये कौन थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के? तो 25 जनवरी 1971 के दिन जो है वो शपथ लेते हैं न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। 25 जनवरी 1971 से लेकर 9/12/1971 तक ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो रहते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं जस्टिस आर एस पाठक। अच्छा, सेकंड नंबर का याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ये एकमात्र चीफ जस्टिस हुए हैं जिन्होंने जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट जो है जिसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड की राजधानी हेग में, वहां पर जज रह चुके हैं ये आर एस पाठक। 8th नंबर पे बनती हैं हिमाचल प्रदेश की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला जो होती हैं लीला सेठ। 1991 से 1992 तक ये रहती हैं। तो यहाँ इनके बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये भारत की पहली महिला हैं जो किसी राज्य के हाई कोर्ट की जो है वो मुख्य न्यायाधीश बनी, और वो किसके? हिमाचल प्रदेश की। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं ये किसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी। ठीक है, तो ये चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक है जस्टिस लीला सेठ, ये बनी भारत के किसी हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश, और एक है जस्टिस फातिमा बीबी। तो बच्चे इनके बीच में काफी कंफ्यूज होते हैं। जस्टिस फातिमा बीबी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं, जबकि जस्टिस लीला सेठ जो हैं वो किसी राज्य के हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश हैं। ये आर एस पाठक, उनकी इमेज, ये इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट जो है हेग में इसका हेडक्वार्टर है, वहां पर हिमाचल प्रदेश को या बेसिकली या वहां पर जज रह चुके हैं ये, और ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। ठीक है, और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी, जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी। ये रही उनकी इमेज, ये हैं जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी। ठीक है, और उनके साथ साथ 8 सिटिंग जजेस भी हैं।
या ऑनरेबल जजेस हैं, 8 सिटिंग जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस है, तो कुल मिलाकर 9 मेन हैं, 9 जज हैं। और हिमाचल प्रदेश की लॉ यूनिवर्सिटी भी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो 2016 में 20वें नंबर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनी हिमाचल प्रदेश में, और ये कहाँ पर है? घांडाल। और घांडाल कहाँ पर है? शिमला। कब बनी? 2016। कौन से नंबर की? 20वें नंबर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये रही उसकी एक इमेज, ये हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी इन घांडाल। घांडाल, और घांडाल कहाँ है? शिमला में। कब बनी? 2016 में। ठीक, तो रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, एक व्यक्ति रहे हैं मेहर चंद महाजन। मेहर चंद महाजन ये हिमाचल प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरे नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, एकमात्र रहे हैं। और लीला सेठ के बारे में बताता चलूं, लीला सेठ एकमात्र हिमाचल प्रदेश की महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, एकमात्र है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में इससे रिलेटेड हैं, पूछे जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी ये कब बनी थी? तो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकादमी बनी थी 2005 में, और जिस भवन या इमारत में ये बनी थी उसका नाम है कर्जन हाउस, ये घांडाल में है, कर्जन हाउस। जुडिशियल एकेडमी बनी 2005 में इन कर्जन हाउस, जो कि घांडाल शिमला में है। ठीक है, 1967 से लेकर, जब बेसिकली हिमाचल प्रदेश जब से यूटी था, और उसके 1975 के बीच में, सॉरी 75 नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, 71 तक होना चाहिए, के बीच में हिमाचल प्रदेश जो है वो किस राज्य के उच्च न्यायालय के, बेसिकली हिमाचल प्रदेश को उच्च न्यायालय जो था वो किस जगह का उच्च न्यायालय दिया गया था, या किस जगह का उच्च न्यायालय जो हिमाचल प्रदेश को रन करता था? तो दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली। 67 से लेकर 71 तक दिल्ली हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश को रन करता था। हिमाचल प्रदेश के पहले व एकमात्र व्यक्ति जो भारतीय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने वो है मेहर चंद महाजन। ये तीसरे नंबर पे बने थे, तीसरे नंबर पे, बिलोंग करते हैं ये कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे महिला, यहाँ पर महिला होना चाहिए था, लीला सेठ। 5 अगस्त 1991 को बनती है ये, 5 अगस्त 1991 के दिन ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनती है। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन ग्रंथों में जो हमारे वेद वगैरह हुए हैं उनमें आपको शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। तो शिवालिक को कहा जाता है मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत। ठीक, मैनाक पर्वत। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो, हिमाचल प्रदेश की जो सी लेवल से अल्टीट्यूड कितना है, किस अल्टीट्यूड के बीच में हिमाचल प्रदेश लाई करता है? तो हिमाचल प्रदेश 350 मीटर से 7026 मीटर के बीच में आपको लाई करता हुआ दिखेगा। अगर मीटर में पूछा तो ये, अगर फीट में पूछा तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर होता है 3.28084 फुट, है ना। बेसिकली अप्रोक्सीमेट 3 लगा लीजिए आप, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 350 मीटर से 7026 मीटर के बीच में लाई करता है, और इसी अल्टीट्यूड को के कारण हिमाचल प्रदेश को 3 पर्वत श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। 3 पर्वत श्रेणी, ठीक, उसमें इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले है निम्न पर्वत श्रेणी। देखो 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? यह है हिमाचल प्रदेश। तो सबसे नीचे वाली पर्वत श्रेणी को हम कहते हैं शिवालिक हिल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाली है, जिसमें दूसरे वाली जो मध्यम पर्वत श्रेणी उसमें ये आती हैं पीर पंजाल और धौलाधार रेंज, और तीसरे वाली है जास्कर रेंज। ये हिमाचल प्रदेश में आपको मेनली 3 जो पर्वत श्रेणियां हैं वो देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली है निम्न पर्वत श्रेणी। निम्न पर्वत श्रेणी को आप कहते हैं बाहरी हिमालय, आउटर हिमालय, निचला हिमालय, या मानक पर्वत, मैनक, बेसिकली मैनक है, या शिवालिक पर्वत। ठीक, 350 से 1500 के मीटर वाला जो एरिया होगा उसको कहा जाएगा
निमन पर्वत श्रेणी, और निमन पर्वत श्रेणी का ही दूसरा नाम है शिवालिक पर्वत, जिसका अर्थ होता है शिव की जटाएं, और प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम रहा है मेनाक पर्वत, मेनाक पर्वत। ये वाली जो पर्वत है, शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है, ये हिमाचल प्रदेश को मैदानी इलाकों से अलग करती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसमें आपके जिला ऊना आता है, पूरा का पूरा जिला ऊना जो है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसके अलावा आपके ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, जितने भी यहाँ के प्लेन एरियाज है ना, जितने भी समतल एरिया हैं, थोड़े बहुत पहाड़ी हैं लेकिन मैक्सिमम प्लेन है, वो इन जिलों के जितने भी निचले क्षेत्र हैं वो सारे के सारे शिवालिक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मुख्यतः ये ऊना जिला को पूरा कवर करती है, पूरा का पूरा ऊना जिला जो वो शिवालिक पर्वत के अंतर्गत आता है। तो देखो, निम्न पर्वत श्रेणी को कहा जाता है शिवालिक पर्वत बोल लीजिए आप, बाहरी हिमालय बोल दीजिए, निचला हिमालय बोल लीजिए, या मेनक पर्वत बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है मध्य पर्वत श्रेणी। मध्य पर्वत श्रेणी, देखो निम्न पर्वत श्रेणी 350 से 1500 मीटर के बीच में, मध्य पर्वत श्रेणी अब उससे आगे कंटिन्यू करेगी, 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में आती है मध्य पर्वत श्रेणी। और मध्य पर्वत श्रेणी में दो माउंटेन रेंज आती हैं, एक श्रेणी होती है, एक श्रृंखला, दो पर्वत श्रृंखलाएं इसके अंतर्गत आती है मध्य पर्वत श्रेणी में। एक आती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, जो कि जिसको हम मौला कहते हैं। तो याद आपने मेनक नहीं रखना है, ये रखना है, धौलाधार के ऊपर दो मात्राएं ओ की, और इसके ऊपर भी बड़े ओ की दो मात्राएं, तो मौलाक। और ये मेनली कांगड़ा में फोकस करती हैं, इसके अंतर्गत और भी एरिया आती हैं, लेकिन कांगड़ा का जो मैक्सिमम एरिया है वो इसी के अंतर्गत आता है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत, ठीक है। एक्सेप्ट जो ज्वालामुखी वाला प्लेन एरिया वो नहीं आता इसमें। और दूसरी है पिर पंजाल पर्वत श्रृंखला, ये मेनली चंबा को फोकस करती है, चंबा, पूरा का पूरा चंबा जो वो पिर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो उसके अंतर्गत आता है। तो ये दो माउंटेन रेंजेस आती हैं मध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। तीसरी श्रेणी जो है वो उसको कहते हैं उच्च पर्वत श्रेणी, 4500 से 7026 मीटर के बीच में ये लाई करती है। और उच्च पर्वत श्रेणी की एक उच्च पर्वत श्रेणी को बेसिकली एक फेमस सी पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसके अंदर लाई करती है उच्च पर्वत श्रेणी। उच्च पर्वत श्रेणी को हम बृहद हिमालय भी कह सकते हैं और अल्पाइन जोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसी उच्च पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जहां पर हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, दर्रे हैं, ये लाई करती हैं, ठीक है, इसी पर्वत श्रेणी में। ये थी आपको, देखो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो उसकी एक जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। पिर पंजाल और धौलाधार, पिर पंजाल चंबा में देखने को मिलेगी आपको, कंसन, और धौलाधार रेंज आपको मेनली कांगड़ा के अंदर। और शिवालिक जो हिल्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगी मेनली ऊना डिस्ट्रिक्ट में, या जितने भी जिन डिस्ट्रिक्टों के जो प्लेन एरियाज वो सारे के सारे शिवालिक के अंतर्गत आते हैं। और ये पंजाब के मैदानी इलाकों से, या बेसिकली मैदानी इलाकों से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करती है ये वाली पर्वत श्रृंखला। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने कहा ऊना जिले के जितने भी पर्वत हैं, या ऊना तो पूरा का पूरा शिवालिक पर्वत के अंतर्गत आता है, तो उनकी पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक, ठीक। हिमाचल प्रदेश को मैदानों से पृथक करने वाली श्रृंखला का नाम है शिवालिक, जिसको हम मैनाक भी बोलते हैं, ठीक है जी। हिमालय पर्वत की जो नीची पहाड़ियां हैं उनका देखो, नीची पहाड़ी, निम्न पर्वत श्रेणी जो उसमें जो नीची पहाड़ियां उनको शिवालिक बोलते हैं, या आप निम्न पर्वत कह लीजिए या मैनाक कह लीजिए, एक ही बात है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियां? चौंस बेसिकली जो शंक्वाकार पहाड़ियां होती हैं छोटी छोटी सी, उनको बोला जाता है चौंस। तो चौंस बनाती हैं ये वाली पहाड़ियां। चौंस तब बनती हैं जब वो मैदानी इलाकों के जब पहाड़, जो बड़े बड़े पहाड़ जो मैदानी इलाकों में की और उनका जो आकार है वो घटता जाता है, तो वो चौंस बनाते जाते हैं, तो वो शिवालिक ही बनाएंगी, ठीक है। ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? तो हमीरपुर का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ऊना को तो शिवालिक कहते हैं। अब हमीरपुर इसने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमीरपुर के जो निचले क्षेत्र हैं उनकी उस जगह की पहाड़ियों को भी हम शिवालिक ही कहते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया है। निम्न में से कौन सा जिला जो है वो पूर्णतः शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है?
पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है तो वो ऊना है। ऊना काफी बार डिस्कस किया जा चुका है। प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स कहलाती थी मेनाक पर्वत। मेनाक पर्वत, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे शिवालिक हिल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इजी है ये टॉपिक काफी ज्यादा, बस इसको समझने की जरूरत है। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये किसकी दो प्रसिद्ध किस्में हैं? तो ये मैं डिस्कस करवा चुका हूं। आलू की दो काफी फेमस वैरायटीज हैं, किस्में हैं आलू की, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति। देखो, कुफरी एक प्लेस है शिमला में। ठीक है, शिमला में एक कुफरी आपको एक जगह देखने को मिलेगी शिमला में। यहां पर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आलू के ऊपर अगर आप रिसर्च करते हैं इस अनुसंधान के, ठीक, तो वो कहां पर है? कुफरी में। 1956 में इसको क्या है, पटना से कुफरी में ट्रांसफर कर दिया गया। पहले ये पटना में था, फिर इसको कुफरी में लाया गया। ठीक है, CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कुफरी शिमला में, ये उसकी इमेज। CPRI ये केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है कुफरी में शिमला में। ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या है, पोटैटोज की रिसर्च की जाती है। तो कुफरी अब जिस शब्द के साथ लगा होगा वो बेसिकली या जिस फसल की किस्म के साथ लगा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनफैक्ट आलू को ही रिप्रेजेंट करेगा ना, क्योंकि कुफरी में ही तो आलू अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड होम ऑफ सीड पोटैटो, ये किस राज्य को बोला जाता है? होम ऑफ सीड पोटैटो किस राज्य को बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश को। अच्छा, क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल घाटी है उसको जो है वो आलू के बीज के लिए सर्वोत्तम जगह माना गया है। ठीक है, बताएंगे क्यों। भारत में जो हिमाचल प्रदेश का आलू उत्पादन में स्थान है वो 10वां स्थान है। 10वां, भारत 10वें स्थान पर सर्वाधिक आलू उत्पादन राज्य है जो है 10वें नंबर पे। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक आलू का उत्पादन करता है जिला शिमला। अगर हमसे पूछा कौन सा जिला है जो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक आलू का उत्पादन करता है, तो शिमला। और सबसे कम कौन सा करता है? तो हमीरपुर सबसे कम। ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक आलू का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा आलू के लिए क्षेत्र मिलता है, या जहां पर जिस क्षेत्र में सर्वाधिक आलू होते हैं? अगर क्षेत्र की बात की तो लाहौल घाटी। अच्छा, क्यों? क्योंकि लाहौल घाटी का एक प्रति हेक्टेयर जो भूमि होती है ना, उसमें अगर हम सभी जगह आलू उगाएं, कहीं भी उगा लो, तो सबसे ज्यादा जो आलू निकलेंगे वो लाहौल घाटी में निकलेंगे। ये तो विश्व रिकॉर्ड है, प्रथम स्थान पे है लाहौल घाटी। प्रति हेक्टेयर के मामले में अगर आलू उत्पादन में आपको सबसे ज्यादा आलू लाहौल घाटी में देखने को मिले हैं। ठीक है, इसीलिए अब लाहौल घाटी को एक नाम और दिया गया है, इसको कहते हैं आलू की घाटी। ये रही उसकी एक इमेज। ये है लाहौल वैली, और लाहौल वैली को बोला जाता है वैली ऑफ पोटैटोज, आलूओं की घाटी, क्योंकि प्रति हेक्टेयर जो भूमि होती है अगर उसमें से सर्वाधिक आलू जो निकलते हैं वो निकलते हैं लाहौल घाटी में। विश्व रिकॉर्ड है इसका इनफैक्ट। तो फिर यही जो है वो सर्वाधिक जो आलू के बीज को उगाने की उत्तम जगह इसको माना गया है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है होम ऑफ सीड पोटैटो। ठीक है, इसकी किस्मों की बात करें तो इसकी किस्मों को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादातर जिन शब्दों के आगे कुफरी लगा होगा ना, जिस फसल की किस्म के आगे कुफरी लगा होगा, जैसे कुफरी बादशाह, कुफरी सतलुज, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी किरण है, रिसेंटली खोजी है, कुफरी ज्योति है, कुफरी जीवन है, तो कुफरी लगा है तो इनडायरेक्ट में ये सारी की सारी आलू को रिप्रेजेंट करें। लेकिन हमें इनको याद रखने की जरूरत नहीं, इसके अलावा जिनके आगे कुफरी नहीं लगा है उनको याद रखने की जरूरत है। लेकिन एग्जामिनर उनको पूछेगा नहीं, या पूछेगा तो एक कुफरी वाली पूछ लेगा और एक दूसरी मर्ज कर देगा, तो हम तो पहुंच ही जाएंगे। गिरिराज, ये भी आलू की एक किस्म है। पुंखराज, अशोका, जवाहर, गुलमर्ग स्पेशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योति, सिंदरी, बादशाह। देखो एक है कुफरी बादशाह और एक बादशाह, एक गुलमर्ग। ठीक, तो ये वाली याद रखने के लिए जरूरी है, इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को तो।
रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। कुफरी बादशाह या कुफरी सतलुज, ये किसकी किस्म है? तो कुफरी लगा है तो आलू। कुफरी शब्द किस फसल के साथ जुड़ा हुआ है? तो आलू। वाई? बिकॉज कुफरी में ही है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। शिमला की पहाड़ियों में, आज जो शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला है, लेकिन शिमला की पहाड़ियों में आलू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो 1823 ईस्वी में मेजर कैनेडी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज ये एक इसने मुकाम हासिल कर लिया है आलू के उत्पादन में, ठीक, मेजर कैनेडी ने, और न्यूनतम हमीरपुर है। आलू को बीजों को उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है लाहौल घाटी। भाई विश्व रिकॉर्ड है, तो इससे बढ़िया स्थान तो फिर हो ही नहीं सकता। किसमें विश्व रिकॉर्ड है? प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन, जो में उसका फर्स्ट पोजीशन है बेसिकली। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में आलू उत्पादन के लिए विशालतम क्षेत्र है? काफी बड़ा एरिया है तो वो जिला शिमला में है, लेकिन अच्छा एरिया कहाँ है? तो लाहौल घाटी। यहां पर विशाल की बात की है तो जिला शिमला। सो गाइस, ये थी हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज का जो पार्ट 15 है उसकी एनालिसिस। 14 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग जो 6 क्वेश्चन बचते हैं पटवारी एग्जाम के, उनको हम नेक्स्ट पार्ट 16 में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनको एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक बार फिर से रिकैप करेंगे इन 14 क्वेश्चनों को। देखो, हम हिमाचल प्रदेश जीके पार्ट 14 में पटवारी एग्जाम से, देखो 14, 15 और 16 ये लिंक्ड रहेंगे पटवारी एग्जाम्स की एनालिसिस से। तो टोटल 20 क्वेश्चन है, 14 डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार रिकैप करेंगे। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को, ठीक। क्षेत्रफल 55,673 हो चुका था। भुंडा उत्सव जो है वो भगवान परशुराम जी के साथ संबंधित है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, इसलिए इसको पहाड़ी कुंभ भी कहते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो जास्कर। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली थी गोरखा सेना, उसके कमांडर थे अमर सिंह थापा। 1809 20 जुलाई 1809 को ज्वालामुखी संधि हुई थी। जो ज्वालामुखी की संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, वो जो कांगड़ा के राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो शानन है, 1932 में बनी थी, पंजाब गवर्नमेंट के अधीन आती है ये। झांझर जो है वो चंबा का प्रसिद्ध फोक नृत्य है, फोक डांस है। पार्ट 15 की तरफ, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य जाते हैं। वर्तमान में है इंदु गोस्वामी, ये रिसेंटली 2020 में चुनी गई। जगत प्रकाश नड्डा, ये 18 से हैं, और आनंद शर्मा 16 से हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था पंडित पद्मदेव जी के द्वारा। 10th क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो डिस्कस नहीं किया। 11th क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं 2019 के पटवारी एग्जाम के। तो 1939 में धामी आंदोलन जो हुआ था उसके मुख्य नेता थे भागमल सोठा। कब हुआ? 16 जुलाई 1939, 16 जुलाई 1939, और इसके मेन लीडर थे भागमल सोठा, ठीक। ये उनकी इमेज। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1971, और कहां पर? रिवंसपुर, वहां पर इसने कार्य करना शुरू किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक जो पर्वत है उनको कहा जाता था मेनाक। ऑप्शन ए मेनाक पर्वत, ठीक। इनको हम निम्न पर्वत श्रेणी का हिस्सा है बेसिकली। 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। 14 और लास्ट क्वेश्चन जो था कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति, जिन शब्दों की या जिन फसल की वैरायटी के साथ कुफरी लगा हो वो आलू को रिप्रेजेंट करती है, आलू। सो नो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. I hope you guys enjoy it. So at last, thanks a lot and God bless you all.